हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष पाटीदार गुरुकुल एग्री एकेडमी के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी डियर स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमपीपीएटी के 2010 के प्रीवियस एग्जाम पेपर के बारे में बात करेंगे। आज के लर्निंग मोटिवेशन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो यह मोटिवेशन हमें काफी हमारी एग्जाम की तैयारी को बूस्टिंग करने का काम करेगा। अगर आपने गुरुकुल एग्री एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम चैनल को सर्च करें गुरुकुल एग्री एकेडमी। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करें गुरुकुल एग्री एकेडमी। देन फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर सकते हैं गुरुकुल एग्री एकेडमी, जिससे आपको एग्रीकल्चर की नोटिफिकेशंस और अपडेट की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपने गुरुकुल एग्री एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। यह वीडियो मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के आपके क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन के 50 क्वेश्चन और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के 50 क्वेश्चन होंगे। इस तरह आपके कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे 100 एग्रीकल्चर क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। खेरा डिसीज इन राइस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट। तो ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, जिंक और बोरान। तो हमें पता होना चाहिए कि चावल में जो खेरा डिसीज होती है वो जिंक की कमी से होती है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट जो एक उर्वरक होता है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर दी ऑल दी प्लांट। जो पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधों की वृद्धि विकास होती है, उसके लिए जो टोटल पोषक तत्व होते हैं आपके 17 पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप। पहले हमें समझना चाहिए कि क्रिटिकल स्टेज जो क्रांतिक अवस्था होती, क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था, उस अवस्था पर जिसमें किसी भी फसल को सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें गेहूं की जो क्रिटिकल स्टेज जो क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI, जिसको हिंदी में बोला जाता है शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन है। टिक्का डिसीज इज रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप। क्योंकि जो टिक्का बीमारी होती है वो आपकी मूंगफली से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल अरहर क्रॉप इज, जो अरहर की जो क्रॉप होती है वो आपकी बहुवर्षीय पेरेनियल क्रॉप होती है। ऑप्शन नंबर सी। गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है। सुगर केन बिलोंग टू व्हिच फैमिली। इसमें सुगर केन की फैमिली पूछी है तो सुगर केन की जो फैमिली होती है वो आपकी ग्रामीणी फैमिली होती है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की किस्म है। गौरव इज अ वेराइटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। अरहर, सोयाबीन, ग्राम और मूंग। जो गौरव जो आपकी वैरायटी होती है वो आपकी एक सोयाबीन की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर बी। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लेग्यूम्स आर फाउंड ऑन लीव्स पर, पत्तियों पर, रूट्स पर, जड़ों पर, स्टेम तनों पर या पूरे पौधों पर, होल प्लांट्स पर। तो पहले हमें समझना चाहिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एक तरह का जो चक्र होता है, उसमें जो दलहनी फसलें होती है उनकी, उन पर जो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो दलहनी फसलों की रूट्स पर जो होती है उन पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। जल उपयोग क्षमता निम्न से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है।
वाटर यूज इफिशियंसी इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो जल उपयोग दक्षता पूछी है, वाटर यूज इफिशियंसी जो पूछी है, तो ये आपकी क्यारी विधि, जिसको चेक बेसिन मेथड, सीमान पट्टी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बौछारी विधि, स्प्रिंकलर मेथड और बूंद या टपक विधि, ड्रिप मेथड। इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है कि ऐसी विधि जिसमें कम से कम पानी उपयोग में लाया जाता है, तो उस विधि की आपकी जल उपयोग दक्षता या वाटर यूज एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा ही होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप मेथड। और ड्रिप इरिगेशन मेथड की जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो आपकी 90 से 95% तक होती है। ऑप्शन नंबर डी। फसलों में अंतःशस्त्र क्रियाएं बढ़ाती है। जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस इन क्रॉप्स इंप्रूव, जो इंटरकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती है जो क्रॉप्स में, वो क्या इंक्रीज करती है? ड्रेनेज इफिशियंसी, वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर यूज इफिशियंसी और इवापोट्रांसपिरेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है वो जो भी क्रॉप्स होती है उसमें आपकी जल उपयोग दक्षता या वाटर यूज इफिशियंसी को इंक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के हास पर सिंचाई करने पर होता है। प्रोडक्शन इज मैक्सिमम ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स व्हेन इरिगेशन इज गिवन एट परसेंट डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो काफी इजी क्वेश्चन है। जो 50% आपका जो नमी होती है उस पर सबसे ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। अंडर सेलाइन वाटर कंडीशंस द मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड इज ऑप्शन नंबर ड्रिप मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, फरो मेथड, ब्लड मेथड, जो फ्लड मेथड होती है। तो अगर आप किसी किसान के या फार्मर्स के पास जो इरिगेशन वाटर है वो सेलाइन वाटर है, तो उस कंडीशन में वो कौन सी मेथड यूज करता है? आपकी ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज कैनाल, ट्यूबवेल, रेन्स और पोन्ड्स। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको समझना चाहिए कि भूमि जो लैंड होती है, जो अर्थ होती है, उस पर पानी का सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स है आपका वो रेनफॉल ही होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेनफॉल। 14 क्वेश्चन है, 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न से किस फसल में किया जाता है? 2,4-D कैन बी सेफली यूज्ड इन व्हिच क्रॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? तो कॉटन, काउपी, व्हीट और सोयाबीन। हमें पता होना चाहिए कि जो 2,4-D का यूज होता है वो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका सेफली पूछा है, जो सुरक्षित उपयोग होता है वो आपकी गेहूं की क्रॉप में होता है, व्हीट वाली क्रॉप में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार बीज जो सरसों के बीज के जैसे होते हैं। बीट सीड्स बीज इज सिमिलर एज मस्टर्ड सीड। इसमें जो खरपतवार के बीज जो सरसों के बीज के जैसे होते हैं, तो इसमें गोखरू, सत्यानाशी, हिरणपुरी और प्याजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सत्यानाशी होता है। ऑप्शन नंबर बी। खरपतवार पौधों जो परजीवी होता है। बीट प्लांट बीज इज पैरासाइट। इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो परजीवी खरपतवार जो होता है, जो परजीवी पौधा होता है, वो दूब घास, बथुआ, अमरबेल और सत्यानाशी। तो इसका जो अमरबेल जो होती है, ऑप्शन नंबर सी, वो आपका एक पैरासाइटिक या परजीवी बीट होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? बीच क्रॉप सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एरिया। शुष्क क्षेत्र मतलब होता है जहां पर पानी की कमी हो, लेक ऑफ वाटर। ड्राई लैंड जो एरिया होता है उसके लिए क्रॉप आपकी कौन सी सबसे ज्यादा सुटेबल होती है? सोयाबीन, मूंगफली, क्लस्टर सेम और अलसी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी अलसी क्रॉप होती है वो ड्राई लैंड कंडीशंस में भी ग्रो होती है। तो ऑप्शन नंबर जो लिनसीड है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से बैंगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं? क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंजल वेराइटीज राउंड फ्रूटेड। मतलब जो ब्रिंजल की वैरायटी है उसके जो फ्रूट होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। तो उषाक्रांति, अर्काशील, अर्का नवनीत, अर्का सीरीज। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा अर्का नवनीत। इसके जो फ्रूट होते हैं जो ये राउंड शेप में होता है। ऑप्शन नंबर सी।
19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल में सबसे अधिक या अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलन होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑकर पुअर फ्रूट सेटिंग ड्यू टू हाई एंड लो टेम्परेचर्स? हमें पता होना चाहिए कि टमाटर एक ऐसी क्रॉप है जिसके कारण अगर टेम्परेचर कम है या ज्यादा है तो इसमें फ्रूट की जो क्रैकिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन है बैंगन, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली और ओकरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब छुआरा एक प्रजाति है। पंजाब छुआरा इज ए वेराइटी ऑफ मैंगो, गुआवा, टोमेटो, बनाना। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए कि जो पंजाब छुआरा एक वेराइटी होती है वो आपकी टमाटर की वेराइटी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली बधु एक प्रजाति है। वैशाली बधु इज अ वैरायटी ऑफ ओनियन, ओकरा, गार्लिक, चिली। जो वैशाली बधु वैरायटी होती है ये आपकी भिंडी या ओकरा की वैरायटी है। तो हमें पता होना चाहिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है? ब्राउनिंग डिसीज ऑफ cauliflower इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर एंड जिंक। तो ये जो ब्राउनिंग डिसीज होती है ये आपकी बोरान की कमी से, जो बोरान पोषक तत्व होता है उसकी कमी से होती है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, जो ब्राउनिंग का जो बी जो फर्स्ट लेटर होता है बी, और बोरान का भी फर्स्ट लेटर बी, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ब्राउनिंग जो डिसीज होती है कैलीफ्लावर में, बोरान की तत्व की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस फसल में शंक्वाकार जड़ें होती है? कॉनिकल रूट्स आर फाउंड इन बीच क्रॉप, टर्निप, स्वीट पोटैटो, टोपियोका जिसको कसावा बोला जाता है, और गाजर जो कैरोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमें पता होना चाहिए कि जो कोनिकल रूट्स होती है वो आपकी गाजर में पाई जाती है, कैरोट क्रॉप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए वीनियर रोपण का प्रयोग किया जाता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वीनियर ग्राफ्टिंग इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मेथड जो होती है आपकी किस फसल के लिए पूछा है? जो वीनियर ग्राफ्टिंग जो होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग जो मेथड होती है उसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मैंगो वाली क्रॉप में होता है, आम वाली क्रॉप में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलियाकन का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सील्ड बडिंग इज फॉर प्रोपगेशन? जो सील्ड बडिंग होती है वो सबसे ज्यादा आपकी जो नींबू जो सिट्रस क्रॉप्स होती है उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है। पपाया, ऑप्शन ए पपाया, बनाना, कागजी नींबू या ग्रेप। तो हमें पता होना चाहिए कि जो नींबू वाली जो क्रॉप है सिट्रस क्रॉप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए पेच कलियाकन का प्रयोग किया जाता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप पेच बडिंग इज यूज फॉर प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन जो मेथड है आपकी पेच बडिंग, वो जो यूज होती है बनाना, लीची, पपाया या मैंगो। तो ये भी पता होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। पेच बडिंग का जो यूज होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मैंगो में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है? बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स क्रॉपिंग इज अन इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये काफी इजी क्वेश्चन है। जो क्रॉपिंग होता है वो आपकी ये ऑप्शन नंबर है आपका गुआवा, मैंगो, पपाया, बनाना। तो जो क्रॉपिंग जो क्रिया है इंटर कल्चरल ऑपरेशन होता है, या बनाना या केले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में फलों का विरलीकरण करना महत्वपूर्ण क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स थिनिंग ऑफ फ्रूट्स इन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन? इसको आप इंग्लिश में भी याद रखें, जो विरलीकरण जो होता है उसको थिनिंग बोला जाता है। और थिनिंग करने की जो एक प्रैक्टिसेस है, जो ऑपरेशन है, ये सबसे ज्यादा आपकी ग्रेप जो अंगूर होती है उस क्रॉप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी समशीतोष्ण जलवायु का फल है? बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो फ्रूट ग्रो होता है आपका मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप और गुआवा। तो सब ट्रॉपिकल में जो ग्रेप एक ऐसा जो फ्रूट होता है, फ्रूट वाली क्रॉप्स हैं जो आपके सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को फेवर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलदाउदी की प्रजाति बड़े फूल वाली है? Which of the following varieties of chrysanthemum is large
फ्लावर्स, शरदमाला, शरदमुक्ता, चंद्रमा और सुहाग श्रृंगार। तो ये जो बड़े फूल वाली जो एक लार्ज फ्लावर्स की जो वैरायटी है क्राइसेंथेमम की, इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसी वैरायटी है जो क्राइसेंथेमम की है और इसमें जो जो फ्लावर्स आते हैं वो लार्ज टाइप में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। गुलाब का व्यवसायिक प्रवर्धन होता है। रोज इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, जो रोज का जो प्रोपोगेशन होता है बाय सीड, टिश्यू कल्चर, फॉर सील्ड बडिंग या क्राफ्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये, सॉरी, सील्ड बडिंग या टी या सील्ड बडिंग, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो बडिंग होती है वो आपका इसका राइट आंसर होगा टी या सील्ड बडिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के खाए जाने वाला भाग काफी इजी क्वेश्चन है। जो एडिबल पार्ट होता है आपका पोटैटो का, वो बल्ब, कॉर्न, रूट और ट्यूबर। तो काफी सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जिसको जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कंद, ट्यूबर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इनमें से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ पोटैटो इज सुटेबल फॉर चिप्स मेकिंग। जो चिप्स बनाने की या चिप्स के लिए जो उपयुक्त वैरायटी है, कुफरी देवा, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार और कुफरी चिप्सोना एक। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस भी वैरायटी के पीछे फ्रंट पर सामने की ओर अगर कुफरी लिखा है तो वो वैरायटी आपकी आलू की होती है। तो चारों ऑप्शन में आलू की ही वैरायटी दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो चिप्स बनाने के लिए यूज होता है, ट्रिक्स आप समझ सकते हैं, कुफरी चिप्स होना एक। तो चिप्स होना दे रखा है मतलब चिप्स बनाने के लिए वैरायटीज है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीजनल प्लांट्स इज नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। जो सीजनल प्लांट है वो आपका ग्रो नहीं होता है विंटर सीजन में। साल्विया, पिटूनिया, कॉर्नफ्लावर और सिलोनिया। तो करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा गर्मी ऋतु में उगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीजनल प्लांट्स इज ग्रोन इन समर सीजन। क्योंकि पता होना चाहिए कि जो समर सीजन का जो फ्लावर होता है उसे हम लोग बोलते हैं जो कोचिया, क्योंकि इसे समर किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिया। मिगू सॉफ्ट इलिंगी, जिसको हम मोल्सरी के नाम से भी जाना जाता है, के फूलों का रंग होता है? द फ्लावर कलर ऑफ मिमुसोव लिग्री, जिसको हम मोल्सरी भी बोलते हैं, इसका जो आपका ऑप्शन है येलो, क्रीमी व्हाइट, रेड और पिंक। इसका कलर पूछा है इन्होंने, फ्लावर का जो कलर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रीमी व्हाइट जो होता है इसके फ्लावर का कलर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिया फिस्टुला के फूलों का रंग होता है? द फ्लावर्स कलर ऑफ केसिया फिस्टुला इज रेड, येलो, व्हाइट एंड पिंक। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो इसके फ्लावर का जो कलर होता है वो होता है येलो होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिसिया गेंड्रूसा का व्यवसायिक प्रवर्धन किया जाता है? इसका जो प्रोपगेशन होता है कमर्शियली वो बाय सीड, बाय कटिंग, सीड एंड कटिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कलम द्वारा, कटिंग द्वारा इसका प्रोपगेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा तापक्रम फलों को पास्चुराइजेशन के लिए अधिक उपयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज मोर सुटेबल फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ फ्रूट्स। हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रूट्स में पास्चुराइजेशन जो मेथड यूज होती है उसके लिए सबसे जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है वो सुटेबल टेम्परेचर होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है? कैनिंग मीडिया फॉर वेजिटेबल में बी नमकीन, शक्कर, बोथ और नन ऑफ दिस। तो जो केनिंग मीडिया होता है जो वेजिटेबल के लिए, वो आपका ब्राइन जो होता है, नमकीन, नमक या नमक बोल दे, ब्राइन बोले, वो आपका यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग temperature is suitable for sterilization of more acid containing fruits।
जो आपके फ्रूट्स होते हैं एसिड कंटेनिंग जो रखते हैं, उनके लिए स्टरलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो आता है आपका 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लेस एसिड कंटेनिंग ऑफ फ्रूट्स? उस वाले क्वेश्चन, इस प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में मोर एसिडिक कंटेनिंग का पूछा है, इसमें लेस एसिड का पूछा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें जो आपका होता है टेम्परेचर जो होता है वो होता है 115 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चंस में काफी डिफरेंस है, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और आपका भोपाल। तो ये आपका जो है वो कहां पर है? आपका सी, न्यू दिल्ली में स्थित है। कृषि किसके उत्पादन एवं पालने को कहते हैं? एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड पोल्ट्री, एनिमल्स एंड फिशरीज, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, एनिमल्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों ही आपके रेयरिंग करने का कार्य करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा फसली पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स ग्रो बेस्ट एंड एवरेज टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ज्यादातर जो क्रॉप्स होती है जिनका उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो तापक्रम होता है वो कितना होता है? 0 to 15 डिग्री सेल्सियस, 5 to 20 डिग्री सेल्सियस, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस और 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वो सभी क्रॉप के लिए सुटेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अपर्दन मुख्यतः प्रभावित होता है। इरोजन इज मेनली अफेक्टेड बाय। जो अपर्दन, पहले तो इरोजन समझना चाहिए। जो इरोजन सबसे ज्यादा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि मेनली रूप से किससे होता है। तो ये जो होता है आपका टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो सबसे ज्यादा जो इरोजन की प्रॉब्लम्स होती है वो होती है आपकी रेनफॉल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय मृदा पाई जाती है शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध नम क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में। तो जो एसिड सॉइल जो होती है आपकी, जो सबसे ज्यादा जो एसिड सॉइल फाउंड होती है वो ह्यूमिड एरिया में होती है। ह्यूमिड एरिया का मतलब होता है जहां मॉइस्चराइज एरिया होता है, नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लाया जाता है? Which of the following implement is used for deep plugging of soil? तो मोल्डवुड प्लाऊ, डिस्क हैरो, डिस्क प्लाऊ और टूथ हैरो। तो जो मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है, जो मिट्टी की कटिंग का भी काम करता है और मिट्टी को टर्निंग पलटने का भी कार्य करता है, तो उसे हम एमबी प्लाऊ या मोल्डवुड प्लाऊ बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा गहरी जुताई करने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डन फ्रॉम सीड सोइंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्रॉप की सोइंग कर दी है, तो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी आपकी जो कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं वो किस टिलेज के अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज और मिनिमम टिलेज। तो हमें पता होना चाहिए कि बुआई के पहले जितने भी कल्चरल ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो कृषक क्रियाएं की जाती है, वो सब प्राइमरी या प्राथमिक या प्राइमरी या प्रारंभिक भूपरिष्करण या प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। और जितनी भी बुआई से लेकर कटाई के मध्य की जाती है वो सब सेकेंडरी टिलेज या द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका फसल उत्पादन का। आदर्श भूपरिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों और बड़े रंध्रों का जो मध्य का एक अनुपात होता है, अंडर आइडियल
tillage conditions the micro and macro pores should be in the ratio of 2:1, 1:1, 1:2, 3:2। तो हमें पता होना चाहिए कि जो टिलेज की आइडियल कंडीशन होती है उसमें माइक्रो और मैक्रो जो भी पोर्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। इक्वल होता है मतलब ऑप्शन नंबर बी 1:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमने फसल उत्पादन के 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, जो 2010 के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के आपके 50 क्वेश्चन और बच्चे हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्यमी थे? विच ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एमपी? जो एमपी की जो ओरिजिनेटेड जिसका ओरिजिन प्लेस एमपी में है वो पोल्ट्री की ब्रीड है कड़कनाथ, नेकनेक, डेक्की और आपका घाघस। तो इसका जो कड़कनाथ जो होती है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेग के दौरान अंडों में भ्रूण ज्ञात करने के लिए पहला टेस्ट कितने दिन बाद करते हैं? आफ्टर हाउ मेनी डेज द टेस्ट फॉर फर्टिलिटी ऑफ एग्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन शुड बी डन? जो एक आपका फर्टिलिटी जो होता है, जो इंक्यूबेशन जो के पीरियड के दौरान वो जो टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किसके लिए करते हैं? फर्टिलिटी के लिए। फर्टिलिटी मतलब जान समझना चाहिए, जो एग का जो फर्टिलिटी होता है उसके लिए जो आपका टेस्ट किया जाता है वो 1 दिन, 4 दिन, 7 दिन और 9 दिन। तो जो टेस्ट किया जाता है वो आपका 4 दिन के बाद किया जाता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द व्हीट ब्रैन कंटेन क्रूड प्रोटीन। जो व्हीट की ब्रैन होती है जो कच्ची, जिसको चोकर के नाम से बोला जाता है, उसमें कच्ची प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? वो होती है आपकी 5%, 8%, 13% और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके जो एक फैक्ट के फॉर्म में आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8%। एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर में कितना स्थान आवश्यक है? हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर अ चीक एंड ब्रूडर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक? जो पहला वीक जो होता है उसमें आपका जो एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो दे रखा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 80, 100 और 65। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, 65 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होती है वो आपके लिए रिक्वायर्ड स्पेस होती है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के नाम से भी जानी जाती है? बीज डिसीज आल्सो नोन एज कैटल प्लग, एंथ्रेक्स, एफएमडी, रिंडरपेस्ट और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो गोधन प्लग या कैटल प्लग के नाम से बोला जाता है उसे रेंडरपेस्ट भी कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नमकीन मक्खन की वसा प्रतिशत होती है द फैट परसेंट ऑफ सॉल्टेड बटर। जो सॉल्टेड बटर होता है उसमें जो आपकी फैट की जो परसेंट वैल्यू होती है 62%, 76%, 80% और 94%। तो इसका जो राइट आंसर होता है, हमें पता होना चाहिए सॉल्टेड बटर बोले या बटर सिर्फ नॉर्मल भी बटर अगर बोलेगा तो आपको जो फैट परसेंट कितना लेना है 80% आपको लेना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका 80%, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है? बीच ब्रीड्स ऑफ चिकन इज आल्सो इज नॉन एज ट्रू गेम बर्ड फॉर इंडिया, सॉरी गेम बर्ड ऑफ इंडिया। कुल मिला के बोल सकते हैं कि जो लड़ाकू किस्म की जो होती है या जो भारतीय खेल जो एक गेम के लिए जो आपकी गेम बर्ड जो के लिए जो फेमस है, उसमें आपकी कौन सी नस्ल होती है? तो उसमें आपकी दे रखी है आपकी बसेरा, कड़कनाथ, पंजाब ब्राउन और असील। असील एक ऐसी आपकी पोल्ट्री की नस्ल है, मुर्गी की एक ऐसी नस्ल है जो जिसमें जो गेम बर्ड के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असील। गलगोटू बीमारी फैलती है, जो आपकी एचएस जो होती है वो डिसीज किससे ट्रांसमिटेड होती है, किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? विच मेथड ऑफ
करिंग ऑफ हे इज कंसिडर्ड बेस्ट। करिंग का मतलब होता है सुखाने वाली बात, मतलब घास जो होती है, जो हे होती है, उसको हम जो ड्राइनेस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आपकी ट्राइपोड स्टेन, फार्म फेंस्ड, ग्राउंड मेथड, और इनमें से कोई नहीं। तो जो फार्म घेरा जो विधि होती है, जिसको हम फार्म फेंस्ड के नाम से भी बोला जाता है, इस पे इसका जनरली सबसे ज्यादा जो यूजफुल मेथड होती है, जिसमें आपको ये जो होती है, जो पशुओं को चारा खिलाने का काम, जिसको चारा खिलाया जाता है, जो एनिमल फीडिंग के पर्पज से यूज होती है, तो करिंग के पर्पज से आपकी सबसे जो बेस्ट मेथड है आपकी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। मुर्गी के अंडों के लिए पहले 18 दिन तक इंक्यूबेटर में कितनी प्रतिशत अपेक्षित आर्द्रता आवश्यक है? हाउ मच परसेंट relative humidity is required is an incubator during the first 18 day for chicken eggs? तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, एक तो फैक्ट के फॉर्म में आता है 50%, 60, 70, 80। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 60% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा जानवर मुख्यतः एंथ्रेक्स बीमारी से प्रभावित है? यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। विच एनिमल इज चिफली अफेक्टेड बाय एंथ्रेक्स डिसीज? सबसे ज्यादा जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो आपकी जो लगती है वो कैटल, सीप, ए और बी, और उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, भेड़ इसका राइट आंसर होगा। 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 ग्राम एक अगर एग है, अंडा है, उसका वजन होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत एक कच्ची जो प्रोटीन होती है। एन एग वेक 50 ग्राम विल कंटेन हाउ मच क्रूड प्रोटीन? जो 50 ग्राम का एक अंडा जो होता है, जो एग होता है, उसमें कितने प्रतिशत क्रूड प्रोटीन पाई जाती है? 4%, 6.4%, 6.5%, 9.5%, और 10.25%। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 10.5% के आसपास आपकी इसमें प्रोटीन पाई जाती है। गोधन में इंसिजर दांतों का स्थान होता है। द लोकेशन ऑफ इंसिजर टीथ इन केटल इज एट लोअर जॉ, अपर जॉ, बोथ जॉ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो गोधन में जो इंसिजर टीथ होते हैं, उनकी जो लोकेशंस होती है वो नीचे जो जबड़ा होता है उसके नीचे वाले प्लेस पर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेपरेटर दूध पाउडर में कुल दुग्ध ठोसों का प्रतिशत होता है। टोटल मिल्क सॉलिड परसेंट ऑफ स्किम मिल्क पाउडर इज? जो सेपरेटर मिल्क पाउडर होता है उसमें जो जो आपका जो टोटल मिल्क सॉलिड परसेंट होता है वो कितना होता है? 85%, 90%, 95% और 99%। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 95%। ये एक्चुअल में फैक्ट है, और ये हमें फैक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा उतना ज्यादा हम इनको रिमेंबर या याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? विच क्रॉप इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग? काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जो साइलेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल क्रॉप है, जिसको हम एक कंसिडर करते हैं, वो आपके मेज या मक्का, ऑप्शन नंबर सी। खाने की मलाई में दूध वसा होती है। द मिल्क फैट इन टेबल क्रीम, जो टेबल क्रीम होती है उसमें मिल्क मिल्क फैट कितना परसेंट पाया जाता है? देखो ये सभी जो भी क्वेश्चंस हैं एनिमल हस्बेंड्री में, 80 टू 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका डेटा बेस्ड इनका आंसर होता है। तो इसका जो आप ऑप्शन देख सकते हैं, 20 से 25%, 30 से 40%, 65 से 68%, और इनमें से या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो 20 से 25% इसमें टेबल क्रीम में आपकी फैट पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में कच्ची प्रोटीन की आवश्यकता होती है। द क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर लेयर फीड, यहाँ लेयर फीड का पूछा है, जो अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक है, उसके लिए आपकी जो क्रूड प्रोटीन होती है वो कितने परसेंट होती है? 12%, 14%, 18% और 22%। तो हमें पता होना चाहिए, भी काफी एक डेटा बेस्ड फैक्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 18% होता है, ऑप्शन नंबर सी।
कौन सी मुर्गी को बढ़िया सीटर के रूप में जानते हैं? विच टाइप ऑफ हेन इज कंसिडर्ड गुड सीटर? हल्की नस्ल, लाइट ब्रीड, भारी नस्ल, हैवी ब्रीड, या इन उपरोक्त दोनों, या वो तो ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो हमें पता होना चाहिए कि जो सीटर होती है, जो अपने जो चूजे होते हैं, जो उनको जो आपको सीटर के फॉर्म में जो सीटर करने का कार्य करती है, उसमें लाइट ब्रीड जो होती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। भारतीय गोधन के सींगों पर हमला, सॉरी सॉरी सॉरी, भारतीय गोधन के सींगों पर पहला छल्ला बनने की आयु है? फर्स्ट रिंग ऑन दी हॉर्न्स ऑफ इंडियन केटल अपीयर एट द एज ऑफ? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहला जो छल्ला बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर? तो हमें पता होना चाहिए कि 2 साल के होने पर आपका पहला छल्ला जो रिंग होती है वो बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कॉक्सोडियोसिस बीमारी का कारक जीव है। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉक्सोडियोसिस डिजीज इज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, या नन ऑफ दीज? तो जो कॉक्सोडियस होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। सभी काफी इजी क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए। 71 वाला क्वेश्चन है, चीज बनाने के लिए मुख्यतः दूध को कोगुलेट करते हैं। फॉर चीज मैन्युफैक्चर मोस्टली मिल्क इज कोगुलेटेड बाय हीट, एसिड, एंजाइम और ऑल ऑफ दिस? तो हमें पता होना चाहिए कि जो एंजाइम के द्वारा ही इसे कोगुलेट करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गाय एवं भैंस का गुणांकन पत्र विधि द्वारा निर्णयन के लिए सामान्य रूप से कितने अंक निर्धारित हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर assigned to general appearance of the cow and buffalo to judge by their scorecard? जो स्कोर कार्ड होता है उनको जज करने के लिए, जो काउ है बफेलो को जज करने के लिए जो स्कोर कार्ड होता है वो 12, 17, 20 और 25? तो हमें पता होना चाहिए कि जो 25 नंबर का जो स्कोर कार्ड होता है, मतलब टोटल जो नंबर उनको दिया जाता है वो 25 दिया जाता है, जिसके लिए एक आपका डिटरमाइन या उनके उनको बोल सकते हैं कि पहले से ये अंक या नंबर निर्धारित है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संसार में भैंसों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। हाउ मच परसेंट इज फाउंड इन इंडिया फ्रॉम टोटल बफेलो पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड? 30%, 40%, 50% और 60%? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50%। इतनी जो बफेलो होती है परसेंट में, ये इंडिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। पाचक रस रोमंथी पशु के आमाशय में किस भाग में स्त्रावित होते हैं? The digestive juice are secreted in the which part of ruminant stomach? जो ruminant stomach जो होता है उसमें जो आमाशय के लिए जो स्त्रावित जो एक पाचक रस जो होता है वो कब, जूस जो होता है वो कब कहाँ से स्त्रावित होता है, कौन से स्टोमच से? रुमेन, रेटिकुलम, अबिजम और आपका चतुर्थ जो आमाशय होता है एबोमिज्म, इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। 75 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मेल हार्मोन? जो मेल हार्मोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन के नाम से इसे जाना जाता है। सामान्य भैंस की श्वसन गति जो होती है, काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। रेस्पिरेशन रेट ऑफ नॉर्मल, जो बफेलो की जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है 15 से 20 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। गाय का औसत गर्भकाल पूछा इन्होंने, द एवरेज जो गेस्टेशन पीरियड होता है काऊ का वो आपका 281 डेज का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 31 जो बफेलो का होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 301 डेज। तो हमारा जो भी काऊ का पूछा है तो काऊ का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी का मतलब होता है जो ट्रिपल पर्पज से यूज होती हो, ठीक है। ब्रीड जो होती है किसकी? सीप की पूछिए, मारवाड़ी, नीलगिरी, सोनाडी और चोकला। तो जो सोनाडी जो एक ब्रीड होती है सीप की वो ट्रिपल पर्पज से यूज होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है? जितनी भी इंडियन हमारी इंडियन जो गोट होती है जिनकी ब्रीड्स होती है उसमें सबसे ज्यादा जो एक साइज होती है, आकार जो होता है किसका बड़ा होता है? विच गोट ब्रीड हैज लार्जेस्ट बॉडी साइज अमंग द इंडियन ब्रीड्स?
ऑफ गोट? जमुनापरी, बर्बरी, गद्दी या बीटल? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो जमुनापरी, काफी इसका ज्यादा वेट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित की जा सकती है? हाउ मेनी काउज कैन बी ब्रीड थ्रोट एआई बाय द सीमेन ऑफ वन बुल इन ईयर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक साल में एक जो बेल होता है, सॉरी सॉरी बेल नहीं, जिसको सांड बोला जाता है, इसे इसके सीमेन से कितनी काउ को आप लोग मतलब ये कितनी काउ को प्रेग्नेंट किया जा सकता है? तो 100, 1000 काउ, या 10,000 या 1 लाख? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 10,000 गायों को एक साल के अंदर एक सांड से गर्भित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस ब्रीड काउ? काफी इजी क्वेश्चन है। क्रॉस ब्रीड काउ जो होती है वो इंडियन नहीं होती है आपकी, इसमें एक इंडिया की ब्रीड होती है और एक आपकी फॉरेन ब्रीड होती है जिससे क्रॉस ब्रीड बनाई जाती है। तो आयरशायर, जर्सी, हॉल्स्टीन फ्रिजियन और करंट स्विस। तो इसमें जो होती है एक इंडियन ब्रीड है और एक आपकी फॉरेन ब्रीड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है। द एवरेज एज ऑफ प्रोबर्टी इन अ क्रॉस ब्रीड, जो हैपर्स जो होते हैं उनमें कितनी आपकी एज होती है? 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ और 30 मंथ। तो जो 82 का जो आंसर होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, 24 मंथ इसकी एक नॉर्मल एज, एवरेज एज मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। एक गाय के बछड़े का जन्म के समय अगर जो वेट होता है भार 25 किलोग्राम है, उसे कितने खिस की आवश्यकता होती है? हाउ मच कोलेस्ट्रम विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए काफ वेज 25 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ? हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी गाय ने बछड़ा दिया है, उसका जो बेबी होता है जिसको हम काफ के नाम से बोला जाता है, अगर उसका उस टाइम उसका 25 kg वेट है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कोलेस्ट्रॉल की कितनी होती है? 0.5 kg, 1.5 kg, 2.5 kg और 3.5 kg। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2.5 kg की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी। ये काफी डेटा बेस्ड या डेटा फैक्ट क्वेश्चन है, तो ये मेमोरी हमें इसको याद रखना पड़ता है। बछड़ों की श्रृंग कलिका को निकालने का कार्य किस आयु में करना चाहिए? द डीबडिंग ऑफ काफ शुड बी डन एट द एज ऑफ, जो आपकी डीबडिंग जो होती है वो कब करना चाहिए आपकी? तो इसमें 4 to 10 डेज, 22 सॉरी इसमें डेज की स्पेलिंग गलत दे रखी है, आप उसको सही कर लीजिएगा। 4 से 10 दिन, 20 से 26 दिन, 32 से 42 दिन और 56 से 62 या 62 दिन। तो इसमें जो होता है आपका फर्स्ट वीक में ही होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 से 10 दिन में इसका डी बडिंग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। छोटे थन वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? विच मेथड ऑफ मिल्किंग इज सुटेबल फॉर मिल्किंग ऑफ एनिमल हैविंग स्मॉल टीथ? जो होती है आपकी इसमें दे रखा है फुल हैंड मेथड, कनिंग मेथड, मशीन मिल्किंग और स्ट्रिपिंग। तो जो इसका राइट आंसर होता है जो अंगूठे और उंगलियों के द्वारा जो स्ट्रिपिंग मेथड यूज होती है, इस जो छोटे थन वाले जो पशु होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए? काफी इजी क्वेश्चन है। द मिल्किंग ऑफ ए काउ शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम? कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? 3 to 5 मिनट, 5 to 7 मिनट, 9 to 11 मिनट और 13 to 15 मिनट। तो ये जो 5 से 7 मिनट का जो टाइम होता है इसमें आपकी जो मिल्किंग वाली जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। गाय का शुष्क अवधि कम से कम कितना होना चाहिए? द मिनिमम ड्राई पीरियड ऑफ काउ शुड बी, जो ड्राई पीरियड होता है वो आपका 60 डे का होता है, कम से कम 60 डे तो होना ही चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में कृषि क्षेत्र में प्राप्त कुल आय में पशुपालन का कितना हिस्सा है? द शेयर ऑफ लाइवस्टॉक सेक्टर इन टोटल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? 15%, 20%, 25% और 30%। जो शेयर होता है आपका वो होता है आपका 15% के आसपास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दुग्ध उत्पादन से आता है? अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टोटल लाइव स्टॉक है,
जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इंडिया में, उसमें मिल्क का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाउ मच मिल्क अलोन कंट्रीब्यूट्स इन टोटल आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया? 50 से 55%, 60 से 65%, 70 से 75% और 80 से 85%। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 50 से 55% के आसपास जो लाइव स्टॉक में आपका मिल्क का कंट्रीब्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, समझने की, इसको समझना पड़ता है। निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा और गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप जो मिल्क होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? तो स्पीसीज फैक्टर बिल्कुल ही अफेक्ट करता है, ब्रीड, एनिमल की ब्रीड भी अफेक्ट करती है, एज ऑफ एनिमल, बिल्कुल एज भी अफेक्ट करती है, कलर ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल के कलर से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ज्यादा दूध देगा कि कितना कम उसकी मिल्किंग होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। खीस का स्राव है तो ब्याने के कोलेस्ट्रम इज ए सिक्रेशन ऑब्टेन। जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम पहली बात समझने वाली बात है कि कोलेस्ट्रम कहां से प्राप्त होता है। तो इसमें दे रखा है कि बिफोर काल्विंग, जस्ट आफ्टर काल्विंग, 1 वीक आफ्टर काल्विंग और 2 वीक आफ्टर काल्विंग। मतलब काल्विंग का मतलब होता है कि जो ब्यान है कि जो भी पशु होता है, आपकी गाय हो भैंस हो, अगर वो तुरंत उसका जो एक काल्विंग हो जाता है उसके बाद जो मिल्क मिलता है शुरुआत के फर्स्ट वीक तक, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1 सप्ताह बाद प्राप्त, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोल रहा है कि कब आपका खीस, कब आपका सिक्रेशन होता है। तो खीस का सिक्रेशन तो तभी हो जाता है काविंग के तुरंत बाद। तो ऑप्शन नंबर बी, तुरंत बाद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मिल्क शुगर इज आल्सो नोन एज, जो मिल्क शुगर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। करेक्ट, काफी इजी क्वेश्चन है। उसे ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज कहा जाता है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क इज। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1.028 टू 1.030। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, काफी रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गाय के दूध उतरने के पश्चात पूरा दूध कब तक दूध निकाल लेना चाहिए? आफ्टर लेग डाउन द कंप्लीट मिल्क ऑफ काउ बी रिमूव्ड विद इन। अभी ही हमने देखा इस क्वेश्चन को, 5 से 7 मिनट में काउ का मिल्किंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 5 से 7 मिनट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से संसार की कुल भैंसों का संख्या कितने प्रतिशत भारत में? ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस अभी कर चुके हैं कि जो वर्ल्ड में जो टोटल बफेलो की पॉपुलेशन है उसका इंडिया में कितने परसेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द प्रोटीन परसेंट इन मिल्क ऑफ शीप? भेड़ के दूध में प्रोटीन प्रतिशत की कितनी मात्रा होती है? 4.5%, 5%, 6%, 5.5%। तो जो इसका जो आपका जो प्रोटीन परसेंट जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 6% होती है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। विच टाइप हैन इज सेड टू बी आइडियल फॉर हैचिंग एग? कौन सी मुर्गी को अंडा संचन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम कहा जाता है? पुलेट को कहा जाता है, देसी को, एशियन को, अमेरिकन को? देखिए जो पोल्ट्री ब्रीड्स होती है उसमें सबसे ज्यादा जो हेचिंग पर्पस जो करती है, आइडियल फॉर हेचिंग के लिए यूज होती है, वो आपकी देसी या इंडियन जो ब्रीड्स होती है वही यूज होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशंस एग ट्रेव आर टेल्ड एट, कृत्रिम अंडा शयन में अंडों की ट्रे की किस कोण पर उन्हें झुकाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एंगल होता है अंडे को रखने का, वो ट्रे में कितना एंगल होता है? तो 180 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री नहीं दे रखा है, डिग्री नहीं दे रखा, तो आप इसको समझ सकते हैं जो एंगल्स होता है हमसे डिग्री में ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री पर इसको झुकाया जाता है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर हेन टू सीट ऑन एग? मुर्गी का अंडों पर बैठने का सबसे श्रेष्ठ समय क्या है? प्रातः, मॉर्निंग, नाइट, रात्रि, आफ्टरनून, दोपहर, इवनिंग, सायं।
तो जो आपके सिटिंग वाला जो टाइम होता है वो आपकी नाइट में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक विख्यात अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। काफी इजी क्वेश्चन है और एक काफी बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो चुका है कि मोस्ट पॉपुलर एग लेइंग ब्रीड ऑफ फॉल इज मिनारका, लेघार्न, कोची और असील। तो आपकी जो लेघार्न जो होती है, लेघार्न जो ब्रीड होती है सबसे ज्यादा अपने 1 ईयर में ये 300 अंडे या एग देने की नस्ल है। तो सबसे जो फेमस ब्रीड है, पॉपुलर ब्रीड आपकी ब्रीड है वो आपकी होती है लेघार्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने दो एमपीपीएटी के 2010 के क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री के पेपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको या कभी आपको ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।